हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। और अब तक इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात कर लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी ख़त्म करने के बाद, निपटाने के बाद, अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है एरिया वेक्टर। अब क्या मतलब है एरिया वेक्टर का? तो मेनली कोई भी सरफेस जिसके पास क्या है, एरिया है। सपोज कर ले रहा हूँ कि ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस का अपना क्या है, एरिया होगा। कैसे? क्योंकि इस सरफेस का अपना लेंथ होगा, इस सरफेस का अपना विड्थ होगा, तो 100% इसका एरिया होगा। अब एरिया कितना होगा? एरिया होगा सर L इंटू बी। यस आर नो? बिल्कुल। तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। L इंटू बी अभी रहने दो, बाद में डिनोट करने का कहानी समझा रहा हूँ। तो मेनली एरिया हो गया L इंटू बी, लेकिन चैप्टर में लिखा गया है, सॉरी टॉपिक में लिखा गया एरिया वेक्टर। तो जैसा आप नाम देख पा रहे हो, एरिया के जस्ट बगल में डाल दिया गया वेक्टर, मतलब एरिया को भी ये रिप्रेजेंट कराना चाहता है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, अब वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करने का मतलब क्या? वेक्टर मतलब होता ही क्या है? वेक्टर मतलब होता है सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मान लो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि ये क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब क्या होगा? उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेनली एरिया की बात करूँ, तो एरिया के पास क्या मैग्नीट्यूड है? तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास अपना एक मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। ये जो आप L इंटू बी लिखे हो, एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि डायरेक्शन, तो किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होती है? ठीक है, तो मेनली ये प्रपोज किया गया या ये बताया गया कि देखो कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है, मेनली देखो सरफेस बोल रहा हूँ तो एरिया अपने आप इंक्लूडेड है, मतलब कोई भी सरफेस है, तो उस सरफेस के एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज किधर की ओर होती है, परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के। ठीक है, तो याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस is direction of any surface is perpendicular to given surface। ठीक है, या यहाँ पे हटा दो, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। यानी जो सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर आप ले लो, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एरिया का डायरेक्शन। मतलब कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ले लोगे तो वो क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एन यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एरिया मतलब L इंटू बी है, और L इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेनली अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे समझो यार, हमको क्या लिखना है, एरिया को वेक्टर के फॉर्म में, तो एरिया को हम लोग मेनली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दो तो एरिया वेक्टर बन जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें सही फॉर्मेट में तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका लिख दिया इनटू, क्या करूंगा मैं इसमें एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये एरिया वेक्टर। एरिया मतलब फिर से समझ लीजिएगा, कोई सरफेस है, कोई भी गिवन सरफेस है, कोई भी सरफेस है मतलब कोई भी सरफेस, तो कोई भी सरफेस लोगे तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा कैसा होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मेनली इसको मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखो ये कॉपी है, तो ये कॉपी का ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस ऐसे दिख रहा है हमको, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। यस सर नो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थंब दिखा रहा है ना, तो ये थंब क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इस सरफेस के एरिया का वेक्टर या इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन। तो इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर है। अच्छा, ये इधर की ओर भी हो सकती है और इधर की ओर भी। जैसे देखिए ये सरफेस है, तो सरफेस सिर्फ यहाँ पे नहीं ना, ये ओपन सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। जब सरफेस आगे भी हो और वही सरफेस पीछे भी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। तो ये क्या है, ओपन सरफेस है ना। अगर देखा जाए तो ये सरफेस यहाँ पे है, तो इसके इधर देखा जाए तो इधर एरिया का जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर होगा, और पैरेलल ऐसे भी तो होगा, है ना। इसके पीछे भी तो सरफेस है, तो इसके पीछे वाले सरफेस का जो डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो मेनली ओपन सरफेस के दो डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब सपोज कर लो ऐसे टेढ़ा कर दिया, अब टेढ़ा कर दिया तब इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। ऑलवेज याद रखेंगे, सरफेस किसी भी तरीके से हो, हमेशा जो डायरेक्शन होगा एरिया का वो किधर की ओर होगा,
उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर है? मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, सीधा कर दिया ऐसे, एकदम ऐसे कर दिया तो ऐसे। क्लियर है? हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है? तब वही एरिया जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एरिया वेक्टर में। आई होप समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज एरिया वेक्टर बता लेंगे? एरिया को वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे? तो सर एरिया लिखोगे, मतलब जो सरफेस दी गई उसका एरिया निकालने आता है, L/B निकाल लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा वो? एरिया वेक्टर। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। आई होप आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया। अब यहीं से थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाइएगा, ये बातें इतनी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इस बात को मैं वहीं पे लिख दे रहा हूँ साइड में, ताकि चीज़ें आगे बढ़े और आप समझ भी पाएँ। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। ये सरफेस की क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है? और एन वेक्टर ही क्या दिखा रहा है? एन वेक्टर एरिया का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है? तो एरिया वेक्टर मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है? हमेशा एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा? हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? परपेंडिकुलर एन वेक्टर। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखना यार, एरिया वेक्टर अभी तो देखा आप लोगों ने, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, तो उससे पहले देख लेते हैं। मेनली अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की तो मेनली ये तो हम लोगों ने देखा ओपन सरफेस का है कि नहीं है? ये क्या है? ओपन सरफेस का है। ऐसे ही अगर हम देखें तो बहुत सारे और भी सरफेसेस आएंगे, जैसे कि क्लोज सरफेस, अभी तो ओपन था, दोनों साइड से खुला हुआ था। अभी और भी सरफेसेस आएंगी जो क्या होंगी? अंदर से बंद होंगी। जैसे आप एक क्यूब ले लो, है ना? एक क्यूब को देखो तो क्यूब कैसा है बताइए? क्यूब क्या है? क्लोज सरफेस है, यस और नो? अब क्लोज सरफेस में मतलब मान लो ये वाली सरफेस है, ठीक है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा? आगे की ओर होगा, पीछे होगा नहीं। अब पीछे जब जाओगे तो दूसरी सरफेस मिलेगी, यस और नो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरे पास क्यूब है? क्यूब तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, चार्जर है, चार्जर से काम चलाते हैं, ठीक है? देखिएगा ये हमारे पास चार्जर है मेनली, तो इसके टोटल कितने सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जैसे क्यूब के 6 सरफेसेस हैं, वैसे ही हम चार्जर को देख रहे हैं। अब हर सरफेस का अगर हम निकालें एरिया वेक्टर तो कैसा होगा? एरिया वेक्टर तो सबको पता है ना, इस सरफेस का एरिया निकालूंगा और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, ठीक। फिर ऐसे ही अब हम इसका निकालें तो इसका भी हम निकालेंगे एरिया, मतलब मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर। देख रहे हैं ना? डायरेक्शन पकड़िए बस, तो आपको फील आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इधर की ओर देखें तब इधर की ओर हो जाएगा क्या? एरिया वेक्टर इधर, एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इधर की ओर। इस वाले सरफेस के एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर। इसका ऊपर की ओर और इसका नीचे की ओर। क्लियर है? हाँ या ना? तो मेनली ऐसे चल रहा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। इसका होगा आगे की ओर, इसका होगा इस साइड, और इसका होगा उधर की ओर, इसका होगा ऊपर की ओर, इसका होगा नीचे की ओर। ठीक है, दिख रहा है ना? इसका एकदम पीछे की ओर हो जाएगा, ऐसे इसका इधर की ओर हो जाएगा। तो टोटल 6 होंगे और 6 के 6 क्या होंगे? 90 डिग्री पे एक दूसरे के होंगे। यस और नो? हाँ या ना? तो क्लोज सरफेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पकड़ना है? एरिया, और एरिया के साथ क्या कर लेना है? क्या कर लेना है? उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पकड़ लेनी है। एरिया मतलब वही मैग्नीट्यूड। अच्छा चलो ये तो ठीक था सर। अगर मान लो हमको ऐसे क्लोज सरफेस में ऐसे दे देता, जैसे कोई स्फेयर दे दिया। अब स्फेयर दे दिया तब स्फेयर के केस में कैसे करोगे? मतलब स्फेयर के केस में हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो तो चेंज होगी ना, वो तो हर जगह चेंज होगी। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ूं मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो इधर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो इधर। दिख रहा है? क्लोज है ये, क्लोज सरफेस। क्लियर है? अभी क्लोज सरफेस है, इधर की ओर दिखा रही है। अभी यहाँ पे देखो, इधर की ओर दिखा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो रही है? चेंज।
समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम जानते हैं कि हर जगह बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन। हम जो है डायरेक्शन दिखाएंगे तो पर्टिकुलर इतने पूरे का मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा एरिया ए है, तो हम पर्टिकुलर एरिया लेंगे डी ए, समझ में आ रहा है। और पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन देखेंगे, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया डी ए है और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, हाँ या ना, यस और नो, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी कि नहीं होगी, हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो याद रखिएगा जब कोई ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे चेंज का मतलब जहाँ पे सरफेस का हमेशा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग स्मॉल एरिया को क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, स्मॉल एरिया के साथ डील करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई। अच्छा, मेनली एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे ए को हम लोग एस से डिनोट कर रहे होंगे, सरफेस एरिया बोल रहे हैं हम इसको मेनली, तो इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ ए मिलेगा वहाँ क्या यूज कर सकते हैं, एस। तो मेनली अगर ध्यान से समझिएगा, जहाँ जहाँ हमको ए मिलेगा वहाँ हम एस भी यूज करेंगे, जहाँ जहाँ डी ए मिलेगा वहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, डी एस। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ए का मतलब एरिया, एस का मतलब सरफेस एरिया। क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एरिया वेक्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल एरिया जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, जैसे देखिए फिर से मैं बता दूँ, ये कॉपी है, इस कॉपी के सरफेस पे मैं कहीं जाऊँ हर जगह डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मैं डायरेक्ट इसका पूरा एरिया ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चेंज हो रहा होगा तब छोटे छोटे एरियाज लेके चलूँगा। क्लियर है। और लास्ट में क्या कर दूँगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आप नोट कर लेंगे। अब आगे देखिएगा, अब आगे जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी फ्री में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, थोड़ा ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट, अगर हमारे सामने क्या आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ऐसे समझो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये सब की सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर मैंने अपना कोई सरफेस डाल रखा है, मतलब कोई सरफेस इसके अंदर रख दिया। समझ में आ रहा है, मैंने कोई सरफेस ऐसे पुट कर दिया। ठीक, तो जो ये मैंने सरफेस पुट किया है, इस सरफेस के अबाउट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस के अबाउट मतलब इस सरफेस के, ध्यान से समझिएगा, ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उस पार, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। फिर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, कोई सरफेस पुट कर दिया, और उस सरफेस को पुट किया तो उस सरफेस के उस पार, उस सरफेस के उस पार कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा पा रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, तो कुछ ज़्यादा है नहीं कहने के लिए, बसलते बहुत आसान टॉपिक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी किसकी संख्या, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या जो पास कर रही हैं, which passes through given surface perpendicularly, सीधा ऐसे डाल दे रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes through given surface perpendicularly, it is called electric flux.
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है? याद क्या रखना है कि हमेशा हम वही लाइंस को गिनेंगे। जैसे फिर से मैं बता दूं, सपोज कर लो मेरे पास और कुछ है, टॉर्च वॉर्च है, कोई बात नहीं, नहीं है तो ये मान लो ले लेता हूं मैं सरफेस और एनीथिंग एल्स। जलाएं इसको, देखें जलता है। चलिए नॉर्मली समझने के लिए हम देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ, ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, चलिए ऐसे देखते हैं हम। मान लो ये रोशनी है, ठीक है ना, थोड़ा और अंधेरा रहेगा तब मजा आएगा, लेकिन ऐसा अंधेरा हो नहीं पाएगा। तो मेनली समझो यहाँ से कि मान लो अगर यहाँ से मैं इस लाइन को सॉरी इस लाइट को मैं इसके सामने रख रहा हूँ, दिख रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से फील आ रहा होगा। तो मेनली जितनी ये प्रकाश की रेखाएं हैं, सीधा सीधा समझिए, ये प्रकाश की जितनी रेखाएं हैं इसको क्या कर पा रही हैं, सीधा सीधा इस पे पढ़ पा रही हैं। उन्हीं को अगर हम गिन के लिख दें तो वही क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इसके कारण, मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो इस लाइट के थ्रू बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, है ना। देखिए ध्यान से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे बोर्ड पे, तो बोर्ड पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ कॉपी जितना दूर है उतनी दूर अंधेरा है ना, और बाकी जगहों पे फिर से क्या आ गया, इसका प्रकाश गया है। तो जितने प्रकाश की किरणें इसके मतलब इस सरफेस पे केवल पड़ रही हैं, उसी सरफेस को उसी को अगर हम गिन के लिख दें तो ये क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या ये पड़ रही है, परपेंडिकुलरली पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, पड़ रही है ना, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब सपोज कर लो मैंने टेढ़ा कर दिया तो बहुत थोड़ी सी जा रही है कि नहीं है, अभी तो नीचे प्रकाश बनने लगा ना। अगर मैं सीधा रखूँ तो अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं अपने पोजीशन को सीधा रखूँ तब थोड़ा सा जा रही हैं, अब थोड़ा और कर दिया तब कम जाने लगी, देखिए अब ज़्यादा आर पार हो गई। यस सर नो? सीधा रखा तो कम ही आर पार हो रही थी, टेढ़ा कर दिया तो और कम हो गई, और पूरा टेढ़ा कर दिया दैट मीन्स पूरा झुका दिया, ऐसे जीरो के बराबर कर दिया, मतलब ऐसे समझिए। अभी क्या है, अभी जो रेखाएं हैं और ये सरफेस है, सरफेस के कैसे जा रही हैं, परपेंडिकुलरली। कैसे जा रही हैं, परपेंडिकुलरली, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, ठीक, कैसे जा रही हैं, ऐसे। जब मैं ऐसे करूँगा तो भी ऐसे ही जाएंगी, वो जाएंगी लेकिन अब कम जाएंगी, और ऐसे कर दिया तो अब बहुत कम जाएंगी, दैट मीन्स जीरो के बराबर जाएंगी। समझ पा रहे हैं? ये खेल है। मेनली सपोज कर लूँ कि अभी मैंने क्या लिया था, ये कॉपी मतलब इतने बड़ा सरफेस लिया था, और बड़ा सरफेस ले लूँ तब ज़्यादा मैग्नेटिक तब ज़्यादा ये प्रकाश को घेर पाएगा। क्या फील कर पा रहे हैं? छोटी कॉपी थी, फिर से समझो, प्रकाश आ रहा था तो इसने क्या किया, इतना दूर घेर लिया प्रकाश को, सीधा आ रहा था प्रकाश, और जो भी प्रकाश की किरणें थी, ये कॉपी चूंकि सीधा है तो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली पड़ रही थी। तो जितनी लाइनें परपेंडिकुलरली पड़ रही थी उन्हीं को अगर हम गिन के लिख दें तो क्या बन जाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, सरफेस को टेढ़ा कर दिया तो अब ज़्यादा जाने लगी, अब ये कम रुक पा रहा है ना, अब थोड़ा सा और एकदम ऐसे टेढ़ा कर दिया तो बहुत कम रुक पा रहा है, दैट मीन्स जीरो के बराबर ये रुक पा रहा है ना। हमें कितना लेना है, हमें कौन सा एंगल लेना है, हमेशा परपेंडिकुलर लेना है कि कितना परपेंडिकुलरली ये रोक पा रहा है। क्लियर है? तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि ये जो सरफेस है, ध्यान से समझना, ये सरफेस, अब चूंकि इस सरफेस का क्या बोलते हैं, एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, परपेंडिकुलर यही होगा, है ना। अच्छा फिर से समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और चूंकि ये ओपन सरफेस है तो इसका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ऐसे होगा। अच्छा ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। मेनली ये जो सरफेस है, इस सरफेस का अगर हम एरिया का डायरेक्शन देखें तो किधर की ओर होगा, आगे की ओर इधर होगा, और इधर की ओर इधर होगा, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर ये जो लाइंस आ रही हैं, ये जो लाइंस आ रही हैं वो कैसी पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना जा रही होंगी। तो ये एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, और वो आ रही है तो कैसे पड़ रही हैं, इधर की ओर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दैट मीन्स मैं ले देखिए ये बोलना चाहता हूँ कि एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझो लाइन किधर की ओर जा रही है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। समझ पा रहे हो? नहीं समझे सर? फिर से समझना, ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यही होगा, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, यस और नो। ध्यान देना, ये मेरा जो हाथ है, ये रेड वाला मार्कर का जो हाथ है, ठीक है ना, रेड मार्कर जिसमें लिया है, इसको पकड़िए आप, ये क्या है, मेरा एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर।
ये क्या है, इसको पकड़िएगा, ब्लू वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्योंकि मेरा जो सरफेस है वो सीधा है, तो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सीधे ही आ रही है, यस और नो। अब मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा समझ पा रहे हैं, यस और नो। मैंने ऐसे कर दिया सरफेस को, सरफेस ऐसे किया तब इनके बीच में एंगल बनना स्टार्ट हुआ, यस और नो। मैंने एकदम झुका दिया तो ऐसे हो जाएगा, यस और नो। ऐसे हो गया तब कितने का एंगल बनने लगा, 90 का। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब ये ऐसे है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जितना मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ उतना ही कम होते जा रही है। जब मैं 90 कर दे रहा हूँ तो क्या हो जा रही है, एकदम कम। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बीच के किस पे डिपेंड कर रही हैं, एंगल पे डिपेंड कर रही नहीं कर रही हैं। तो एंगल पे डिपेंड कर रही हैं, यस और नो। अरे हाँ ना बोलिएगा, ठीक। पहली बात, या सीधा सीधा बोल दूं मैं, उसके एरिया पे डिपेंड कर रही हैं। एरिया पे भी तो डिपेंड कर रही हैं। अगर बड़ा एरिया ले रहा हूं मैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और छोटा एरिया ले रहा हूं तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है। लेकिन ले देखिए इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रही हैं। ये तो बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और समझो, सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब सपोज कर लो ये जो मैंने टार्च जलाया था वो बहुत तगड़ा टार्च है, अभी तो इसके पास बहुत कम रोशनी है, देख पा रहे होगे, बहुत ही कम रोशनी है। तो इलेक्ट्रिक मतलब इससे जो रेज निकल रही है बहुत कम निकल पा रही हैं। अगर यही बहुत मतलब चार्ज होता, अभी ये क्या होता, चार्ज होता, तो क्या होता, बहुत ज़्यादा निकलती ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलती। तो तब मैं अगर इसको ऐसे सीधा रखता तो बहुत ज़्यादा रेज इसके ऊपर आती कि नहीं आती, मैक्सिमम मात्रा में आ रही होती, या मैक्सिमम मात्रा में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो जितना तगड़ा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और उतना ज़्यादा पास करेंगी, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना, मैंने दो बातें कही, दो बातें यूज़ करो अपने माइंड में, फिर अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये कही कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक्चुअल में एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना ज़्यादा रखूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है, उतना ज़्यादा। दूसरा मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन है, मतलब एरिया का डायरेक्शन है, उसके बीच में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कौन, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। ज़्यादा कम करने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और तीसरी बात मैंने बोली कि एक्चुअल में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, कितना तगड़ा है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो मैंने आपको एक बात बताई है, क्या बताई है कि भैया अगर ज़्यादा मात्रा में आ रही है रेज, जैसे अगर आप लोगों को पता हो, सपोज करिए चार्ज है, ठीक है ना, इस चार्ज से अगर क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो ये देखा गया है कि इसके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ या ना, और जितना दूर होगी उतना ही कम होती जाएगी। अब मैं इसी एज्यूम्पशन को पकड़ूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दर्शा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे है। अब मैं एक सरफेस लेके आ रहा हूँ, एक सरफेस को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इस सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही हैं, एक हो रही है ना। परपेंडिकुलरली मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ एक लाइन पास हो रही है। अब मैं इस सरफेस को थोड़ा सा और आगे ला के रख दिया, वही सरफेस है, अब कितनी होने लगी, अब कितनी होने लगी, कई ज़्यादा होने, मतलब 5 होने लगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। अब यहाँ से ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे पास है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है, तगड़ा है। मैंने इसको बताया था कि डेंसिटी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पे तगड़ी। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम, डेंसिटी क्या है यहाँ पे, कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कमज़ोर होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। यहाँ पे डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कमज़ोर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कमज़ोर नहीं, मतलब तगड़ा है, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे वहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरा सरफेस एरिया पे। यस और नो, सरफेस एरिया दैट मीन्स एस, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको कहोगे सर उनके बीच का एंगल, तो एंगल तो अपने आप आ जाएगा। देखो एंगल कैसे आएगा, यहाँ पे इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है,
तो मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो फाई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई इंटू एस, होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा। अब मिलनी ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे क्रॉस भी कर सकता था, हाँ या ना? लेकिन क्रॉस क्यों नहीं किया? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण वो एंगल है। देखिएगा कैसे, जब हम एंगल को, देखिए यही चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम एंगल को, मतलब ई की एंगल, मतलब वेक्टर ई का एंगल और एरिया जो है, एरिया वेक्टर का जो है एक एंगल कह रहा हूँ मैं, डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम हो रहा है। यस और नो? जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही कम होते जा रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होने पे मैक्सिमम वैल्यू और कम करते जाने पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है? और डॉट प्रोडक्ट का लक्षण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कम, मतलब मुझे एंगल बढ़ाने पे कम करना है चीज़ों को, और कम तभी होता है, एंगल बढ़ाओगे किस में कम हो रहा होगा? कॉस में। कॉस में एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या हो रही होगी? कम। इसका मतलब यहाँ पे हमको पता है कि हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? डॉट। मैं अपने फिनोमिना के अनुसार बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को पकड़ो। अब ऐसा तो नहीं कि वेक्टर पढ़े नहीं हम लोग, वेक्टर तो पढ़ के आए हैं, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, है ना? अब वेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप जाके उसको और अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा मैं, के डाल दूंगा, ई और इंटू एस कर दूंगा। इसको अगर मैं सही फॉर्मेट में लिखूँ तो के को हटा दो, के इज इक्वल टू क्या ले लो? 1। के इज इक्वल टू क्या ले लो? 1। फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई एस, मैं सीधा सीधा लिख दूँ ई एस कॉस थीटा। और एक बात और हम जानते हैं कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। यानी फाई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं? अभी माइंड में क्या रख लेना है? सिंपल एक बात रखना है हमें, सिंपल और सिंपल, इजी और इजी, एक यही प्रोपोर्शन याद रखना है कि हमेशा हम उन्हीं लाइंस को गिन रहे होंगे जो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस। सरफेस कैसा भी हो, अब सरफेस टेढ़ा मेढ़ा करते रहो, लेकिन हमेशा उस सरफेस का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो उसके पैरेलल हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर मतलब उसके, मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाए? सेम। यस और नो? हाँ या ना? अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और फील कराऊं। चलो देखो, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने लिया अपने सरफेस को ऐसे रखा है, तो आप ध्यान से देख पाइएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? तो इस कंडीशन में यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है? एस है, मतलब एरिया की डायरेक्शन है, तो थीटा यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है। अगले केस में मैंने क्या किया भाई? अगले केस में मैंने सरफेस को टेढ़ा कर दिया। समझ पा रहे हो? सरफेस को क्या कर दिया? टेढ़ा। सरफेस को टेढ़ा कर दूंगा तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर है। यस और नो? ये एरिया वेक्टर है। अब इसके बीच में एंगल कितना बन गया? थीटा। समझ में आ रहा है? अब थीटा बन गया तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। यस और नो? ध्यान से समझना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर। अब इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। जब भी थीटा एंगल बनाएगा तुरंत क्या क्रिएट कर देना है? 2 एंगल। 2 एंगल क्रिएट कर सकता हूँ, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। यस और नो? अब देखना ध्यान से, इधर की ओर क्या होगा? एस कॉस थीटा, सॉरी एस साइन थीटा, है ना? एस साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा। हम कौन सा लेंगे भाई? ये वाला। समझ में आ रहा है? ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एस कॉस थीटा से। ठीक है, अब इसको रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब तुम लोग के मन में चल रहा होगा, चलना चाहिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोगों ने क्या किया है?
हम लोगों ने एक्चुअल में सिर्फ उस एरिया को कंक्लूड किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें पता है कि जब जो एरिया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ेगा उसमें ही ये क्या कर पाएगा, परपेंडिकुलरली पास कर पाएगा। जब मेरा एरिया अगर ऐसे वैसे झुक रहा है, इसको फील करो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर मेरा ऐसे झुक गया तो परपेंडिकुलरली सब पास कर पाएंगी? नहीं ना पास कर पाएंगी। सपोज कर लो ये 4 मेरे फिंगर हैं, ठीक है ना, 4 फिंगर से काम नहीं चलेगा। मार्कर लेते हैं, प्रयास करते हैं कुछ। सपोज कर रहा हूँ ये चारों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। थोड़ा सा गैप मिलेगा तभी मजा आएगा, कुछ और नहीं है, सडन में माइंड में नहीं चलता है, रहने दो। ठीक है, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और मेरे पास कोई छोटी सी सरफेस, देयर वेर एनी सरफेसेस, ओके। देखिए अभी आप ध्यान से देख पाओगे तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मैंने सरफेस को सीधा रखा है, सरफेस को सीधा रखूंगा तो ये चारों की चारों पास कर जा रही हैं, यस और नो। मैंने टेढ़ा किया, सपोज कर लो टेढ़ा, तब कितनी इसके परपेंडिकुलर पास हो पा रही हैं? ध्यान से देखो, ये दोनों तो ऊपर वाली जो है वो शून्य से निकल जाएंगी, हाँ या ना। सिर्फ एक क्या कर पाएगी, केवल और केवल निकल पाएगी। ये 1 2 3 भी चली जाएंगी, ये ऊपर वाली नहीं जाएगी, है ना। और नीचे कर दिया तब, और अब 1 जा पा रही है। और ध्यान से देखो तो अब एकदम नीचे कर दिया, एकदम सीधा ऐसे कर दिया 90 डिग्री के ऊपर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, और देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर हो गया है, तो उस कंडीशन में देखो एक भी पास कर पा रही है नहीं ना। लेकिन हमेशा याद रखो, सपोज कर लो कि मान लो जब मैंने इसको टेढ़ा रखा, जो मुझे समझाना है वो समझाना चाह रहा हूँ, मान लो इसको टेढ़ा रखा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की ओर हो रही है, इधर की ओर। तो क्या कुछ ही एरिया इसका आ पा रहा है ना इसके संपर्क में, यस और नो। कुछ ही एरिया तो इसके संपर्क में आ रहा है, तो वही एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके कंपोनेंट से। समझ में आ रहा है? हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर है? जब हम टेढ़ा करेंगे सरफेस को तो पूरा एरिया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आएगा, कुछ ही एरिया आएगा। यानी हमें तब उस कंडीशन में उस पूरे सरफेस का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो एरिया के क्या हो, पैरेलल हो। समझ में आ रहा है? यानी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें ये पता चल पाएगा कि कितना एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने पड़ रहा है, यानी कितनी। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि सामने पड़ रहा है, तो सामने पड़ेगा तब उतने में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, है या ना। तो बस हमें यही तो जानना है कि कितना एरिया सामने पड़ रहा है और उनमें से कितनी निकल रही हैं। जब हमको एरिया पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, तो हम आराम से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप समझ में आ गया होगा, यस आर नो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसी आप सरफेसेस लेंगे, मतलब जैसा जैसा सरफेस लेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है, जैसा सरफेस वैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? जैसे इसकी यूनिट की बात कर लीजिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होगी इसकी, बता सकते हैं? इसकी यूनिट सीधा मतलब है, अगर यूनिट हम देखा जाए, यूनिट ऑफ फाई, तो ई का क्या होता है बताइए, क्या बताया गया था, न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। होगा कि नहीं होगा भाई? इसका न्यूटन अपॉन कूलाम होता है, इनटू एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? ठीक है। और आगे जाके यही पढ़ोगे, आगे जाके क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा तुमको वोल्ट मीटर, यूनिट ऑफ फाई। आगे जाके एक बार और मिलेगा तुमको, वो मिलेगा वोल्ट इंटू मीटर। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आप यूनिट देख पा रहे हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, वो होता है हमारे सामने न्यूटन अपॉन मीटर होता है ना। लेकिन एक्चुअल में इसकी एक और यूनिट होती है, ये तब हम लेते हैं जब हमारे सामने क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट होगा। तब तो हमने बोल दिया कि न्यूटन अपॉन कूलाम, नॉट मीटर, न्यूटन अपॉन कूलाम बोल दिया था। लेकिन एक और होता है इसका फॉर्मूला, और वो होता है V अपॉन
V अपन R, V अपन R आपने पढ़ा भी होगा, dV अपन dr, ठीक है। और V की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट, और dr की वैल्यू मीटर, हो गया। अब देखना ध्यान से, E की यूनिट ये वोल्ट मीटर है, हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख दूंगा, जब ये लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब अब मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर लिख रहा हूँ, इनटू बगल में क्या है एरिया, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसकी दो यूनिट होंगी, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम, और दूसरी हो जाएगी वोल्ट मीटर। क्लियर है, हाँ या ना। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब ओपन सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि अगर क्लोज सरफेस हो और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ओपन सरफेस थी, आराम से आप टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे, आराम से हो जा रहा था। लेकिन क्लोज सरफेस के दौरान या कोई स्फेरिकल सरफेस आ गई, मेनली समझो, तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या होगी, समस्या क्रिएट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा एरिया को स्मॉलेस्ट पॉइंट में लेना है, ठीक है। तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई सरफेस है क्लोज्ड, ठीक है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ऐसे ही बस मैंने एज्यूम्शन के लिए ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे गुजर रही हैं, उनकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है, ठीक है। और इसमें से मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी निकल रही होंगी, इसमें से इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है। मैंने क्या लिया, मैं जानता हूँ कि मैं इस पूरे एरिया को नहीं बता सकता, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, एक स्मॉल एरिया लिया है। उस स्मॉल एरिया का नाम है, ध्यान देंगे, उस स्मॉल एरिया का नाम होगा DS या DA ले लो, ठीक है, DS होगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस और नो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, है ना। मेनली अगर सपोज कर लो स्फेयर है, स्फेयर के अबाउट हम देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लो यहाँ पे अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये R रेडियस है, इस रेडियस से अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्या होंगी, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन सीधा ऐसे होगी, यस और नो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, हमेशा स्फेयर की कंडीशन में मैंने बताया है कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि हर कंडीशन में, मतलब हर जगह पे जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे सरफेस एरिया चेंज, यहाँ पे सरफेस एरिया चेंज, सरफेस एरिया दैट मीन्स सरफेस एरिया की डायरेक्शन चेंज है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर सरफेस एरिया लेंगे, छोटे छोटे पर्टिकुलर सरफेस एरिया को ले रहे होंगे। मैं बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, इस छोटे सरफेस एरिया का अगर मैं देखूँ डायरेक्शन तो किधर की ओर होगी, ऐसे ही होगी, यस और नो, आया ना। उसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है ना, ये सरफेस तो सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर स्फेयर के केस में, या इसको क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हो। तो मेनली अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, सेम है। तो उस कंडीशन में अगर मैं क्या करना चाहूँ, यही ले लो या ये ले लो, दोनों बातें एक ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने बोला मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया, क्या ले लिया, क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस लिया। क्लोज सरफेस के केस में जहाँ पे हर बार जो एरिया का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, छोटे छोटे एरियाज लेंगे, स्मॉल एरिया, है ना, स्मॉल एरिया लेंगे। इस स्मॉल एरिया द्वारा अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे तो थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑलरेडी क्या हो गया है, 0। इसमें कोई दुविधा नहीं है ना, क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है। अगर सपोज कर लो इसको अलग रख दूँ मैं, इसको मैं अभी अलग रखता हूँ, इसको अलग लेके चलता हूँ। जब एक एंगल क्रिएट कर रहा होगा मेरा सरफेस एरिया इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, जब बिना एंगल के चल रहा हो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 है, तब अलग कहानी रखूँगा मैं। मेनली जब मेरा क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है, तो मैं अगर क्या निकालना चाहूँ, मैं अगर निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल रहा होगा, नहीं। मैंने कितना एरिया लिया है, बहुत छोटा सा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा सा। और इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, बताइए, तो क्या होगा सर, वो हो जाएगा E इंटू DS cos थीटा, हाँ है ना। एंगल के लिए हम लोगों ने यही तरीका अपनाया ना, एंगल क्रिएट होगा तो क्या लिख देंगे, E इंटू DS cos थीटा, ठीक। अब चूंकि हमने क्या लिखा है, एरिया छोटा लिया है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या मिलेगा मुझे, छोटा ही मिलेगा, ले लिया बिल्कुल।
अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई इंटू डी एस, यस आर नो। इस फॉर्मेट में है तो ये मैग्नीट्यूडल फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए पूरा, ये तो बस छोटा सा है, पूरा चाहिए तो पूरा के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगा देंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे फाई ऐसे मिलते मतलब जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा फाई मिल जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैंने मान लिया कि यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लूँगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये बदल नहीं रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ले लिया और इनटू क्या अंदर रह जाएगा, डी एस। अब डी एस मतलब छोटे छोटे एरियाज़ को जोड़ना, तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, बड़ा एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और ये मिल गया हमको फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, ऐसे भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, जब हमको क्लोज सरफेस मिलेगी तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ वाली सरफेस में भी सेम कहानी रिपीट हो रही है, कोई नया चेंज नहीं है, ठीक है, कोई नया चेंज नहीं है। जैसे अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको पता चल चुका है कि क्या होगा, थीटा का एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे निकालें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, समझिएगा ध्यान से। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये क्या है, मेरे स्फीयर का सेंटर है, सेंटर है, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये सेंटर है, इस सेंटर से ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है, और चूंकि ये मैंने सरफेस लिया इतना छोटा सरफेस है डी एस, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये भी मैंने लिया एक छोटा सा एरिया डी एस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखूँ तो ये भी क्या है, उसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ भी ई की डायरेक्शन और डी एस की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एंड थीटा की वैल्यू 0 है, हर जगह पे वही होगी। रीज़न, क्योंकि जब हमको कोई स्फीयर मिलता है, आपको पता है ना, स्फीयर जब कोई मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है हमेशा उस स्फीयर के परपेंडिकुलर चल रही होती है, यानी स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर चल रही होती है, और एरिया भी हमेशा क्या रहता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हर बार जो डायरेक्शन होगी दोनों की कोलैप्स कर रही होगी, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, कोई दुविधा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मुझे पता है कि यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी ना पता चल पाएगा, क्योंकि मैंने एरिया क्या लिया है, छोटा सा, तो डी फाई ही मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई, और ये जो देख रहे हैं हम लोग वो क्या होगा, डी एस कॉस 0 होगा ना, यस सर नो। कॉस थीटा होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा, लेकिन हम जानते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने रख दिया ई, और एरिया का मैग्नीट्यूड रख दिया मैंने डी एस कॉस 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल हमेशा क्या बन रहा है, 0, ठीक है, हो गया। अब चूंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो इसलिए डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू डी एस। अब यही हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में भी चला जाएगा, यस आर नो, ये वेक्टर फॉर्म भी बन गया। इसी को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, इसी को अगर हम थोड़ा सा इधर लेके आए तो डी फाई इज इक्वल टू हमारे सामने क्या मिल जाएगा, हमारे सामने मिल जाएगा ई इंटू डी एस। अभी मिला है हमको तो पूरे का चाहिए, तो क्या कर देंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो गया। इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और ई ऑलवेज मैं मान रहा हूँ कि क्या है, यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे रह जाएगी। और यहाँ पे डी एस का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे एरिया जुड़ जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, बड़ा एरिया, तो ई इंटू क्या बन जाएगा, एस आ गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्लियर है। ये सब हम लोगों ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये जो बातें हम देख रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे इस पूरे मैकेनिज्म को, कि आप लोग क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, ठीक। तो उन्होंने इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी पेश की, कुछ चेंज भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे एग्जैक्ट रहेगा, लेकिन फिलहाल में समझिएगा, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, और ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के अंदर कुछ कंडीशन भी रखे, और उस कंडीशन के बिहाफ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और अनोखा तरीका बताया। हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं,
तो वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के तरीके को ही बता रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन तरीका उनका क्या है? चेंज है, अलग है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या तरीका था, ये समझा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक लॉ के रूप में दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। समझ पा रहे हैं? आया समझ में? चलिए अब समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या नियम दिया। ठीक, तो उनका जो नियम था ये समझ लीजिएगा, यहीं से मैं समझा दे रहा हूँ। उन्होंने बोला यार कि देखो, सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि एक चीज़ करो, तुम जो भी सरफेस ले रहे हो कैसा ले लो? क्लोज्ड। तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि मैं जो भी बातें बोलूँगा वो किसके लिए होंगी? क्लोज्ड सरफेस के लिए होंगी। ठीक, क्लोज सरफेस ले लो, और उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है? मतलब वो सरफेस क्लोज है चारों ओर से, तो उसके अंदर क्या होंगी? चार्जेस होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पैदा हो रही है? अच्छा ये बताओ, कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के गई है? अंदर कोई चार्ज होगा तभी तो निकल के गई है, या ऊपर कोई चार्ज होगा तो यहीं से तो निकल के जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है भाई? इस सरफेस के अंदर ऑलरेडी होंगी। मैंने यहाँ पे कोई क्यू रखा होगा, यहीं से तो निकल रही होंगी। ये पॉजिटिव अगर मैंने रख दिया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यही तो निकल रही हैं। इस चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार क्लोज सरफेस लो और उसके अंदर क्या करो? चार्ज रखो। तुम रखोगे नहीं, वो रखी रहेगी। मतलब चार्ज को हमेशा कहाँ पे रखना है? क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है ना? always put या always took inside charges। ठीक है, ऑलवेज कौन सी चार्जेस को लेना है? इनसाइड चार्जेस ले लिया। इनसाइड नेट चार्जेस, ऐसे लिख लो, नेट चार्जेस। दो बातें उन्होंने बोल दी। पहली बात कही कि मैं क्लोज सरफेस के लिए आया हूँ, ओपन सरफेस के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात ये बोली कि मैं हमेशा अंदर के चार्जेस को लूँगा और नेट चार्जेस को लूँगा। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि देखो यार, मेरी जो थ्योरी है इन दोनों रिस्ट्रिक्शन, दो कंडीशन पे काम कर रही है। सबसे पहली बात क्लोज सरफेस हो, दूसरी बात जो भी चार्जेस हो कहाँ के हो? अंदर के हो, बाहर के नहीं हो। और अंदर बहुत सारे चार्जेस है तो उनका नेट चार्ज मुझे देना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन जा रही है कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर क्या है? चार्जेस हैं, नेट चार्ज है, तो उस नेट चार्ज द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं? निकल रही हैं इस क्लोज सरफेस से, वो कितनी होंगी? तो वो एक्चुअल में होंगी Q/ε0। समझ में आ रहा है? देखो अभी मैंने कुछ लिखा नहीं उनके बारे में, अभी तो नाम भी बेचारे का नहीं लिखा, ये थ्योरी यही है। समझ पा रहे हो? क्या बोला उन्होंने? क्लोज सरफेस ले लो, फिर क्या करो? हमेशा नेट चार्जेस लो जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक, और फिर क्या करो? अगर तुम्हें पता करना हो कि उस नेट चार्ज के द्वारा, उस चार्ज के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से गुजर रही हैं, यानी उस सरफेस का, या मैं सीधा सीधा बोलूँ कि ये पूरे मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक्चुअल में कितना होगा? वो टोटल चार्ज के एप्सिलॉन गुना होगा। क्या बोला उन्होंने? कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से उत्पन्न होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर, वो कितना होगा? उस पूरे चार्ज के ε0 गुना होगा। सॉरी, उस पूरे चार्ज के 1/ε0 गुना होगा। उस पूरे चार्ज के 1/ε0 गुना होगा। क्लियर है? लिखा जाए, समझा जाए? इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इतने में काम हो जाएगा अपना। गॉस थ्योरम। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन है, बहुत शानदार थ्योरम है। ये आके फिर कोलाम्स लॉ को के साथ भी कोलैप्स करने वाला है। तो मेरे अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी थ्योरम है। समझ पा रहे हैं? इसका यूज अभी हम लोग जब करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, इसी चीज़ को उठा के पहले लिख दो, भैया क्लोज सरफेस चाहिए मुझे। हाँ, साइंटिस्ट का पूरा नाम दे। इट इज़ गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस।
ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पहली बात इन्होंने क्या एजम्पशन रखे थे? एजम्पशन पहली चीज़ तो यहाँ पे इन्होंने डाल दिया था, एजम्पशन ये है कि भैया क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस। और दूसरा ऑलवेज टुक इनसाइड नेट चार्ज। ठीक है, क्लियर है? ये बातें उन्होंने ली थी। ठीक है, अब इस बिहार पे अगर हम बोले तो ध्यान से देखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट, यहाँ पे डायरेक्ट ये डाल दे रहा हूँ। ठीक है, नेट फाई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज inside the closed surface। ठीक है, क्या है कि नेट जो फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, इसको यहाँ से समझो कि मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो चार्जेस है, अच्छा पहले चार्जेस पकड़ लो, मैंने बोला नेट चार्जेस, तो यहाँ पे कई लोग के मन में चला व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेट चार्जेस। सपोज कर लो यहाँ पे -3 कूलम है, यहाँ पे 2 कूलम है माइनस, और यहाँ पे +4 कूलम है, कई सारे चार्जेस रखे गए हैं, है ना। तो हमेशा क्या करना है, मुझे नेट निकालना है, नेट कितना होगा, तो -3 कूलम +4 कूलम और 2 कूलम। ठीक है ना, सबका नेट निकालो, तो 4 में से 3 घट जाएगा, ये 2 और घट जाएगा, मतलब बचेगा कितना, -1 कूलम। सोच पा रहे हैं कितना बचेगा, -1 कूलम, 3 2 5 और में से 1 घट जाएगा, टोटल कितना बचेगा, 1 कूलम। दैट मीन्स ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 कूलम। ठीक है, तो नेट चार्ज का मतलब ये होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो मेरा नेट चार्ज है वो कितना है, Q है। ठीक है, तो Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होंगे, अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहूँगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो फाई होगा वो क्या होगा, इस Q के 1 एप्सिलॉन गुना होगा, यही बोला ना, यानी ये जो Q है इस Q के 1 एप्सिलॉन गुना होगा, 1 एप्सिलॉन टाइम्स होगा, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। बस याद क्या रखना है कि ये जो सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। यानी इनका जो फिनोमिना आया हुआ है वो किसके लिए है, क्लोज सरफेसेस के लिए है। क्लियर है, कोई दुविधा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ किया जाए। प्रूफ मेनली सपोज कर लिए यही तो क्लोज सरफेस है, मैं ज़्यादा दिमाग दौड़ाऊंगा ही नहीं, यहाँ तक आया है मेरे पास, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक आई हैं चीज़ें, मुझे नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स निकाला जाए। चलिए मैं इसको मिटा के यहीं से ये वाला फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस याद क्या रखेंगे आप, हमेशा क्या याद रखेंगे कि भैया क्लोज सरफेस होनी चाहिए। देखो इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इस इंटीग्रेशन के दौरान जब हम गॉस प्रमेय मतलब गॉस का थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या ऐसे कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से ये होगा कि ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, मेनली अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे अगर डेवलप करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे आ रहा है देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम करेंगे तो E/S होगा। ठीक है ना, E/S, ये पूरा का पूरा लेके क्या है, गॉस प्रमेय ही है। ये इतनी बात कही थी गॉस प्रमेय ने, और ये गॉस प्रमेय मतलब फाई ना, और फाई इसके भी बराबर तो होगा, है ना। ये इंटीग्रेशन है, उसमें क्या डाल दिया गया है, क्लोज। यानी अभी जो इंटीग्रेशन करोगे वो हमेशा किसका होना चाहिए, क्लोज सरफेस का। इसके पहले तुम अगर नॉर्मली कोई सरफेस ले रहे थे, छोटे छोटे सरफेसेस, जैसे मान लो सपोज कर लो तुमने ऐसे रैंडमली कोई सरफेस ले लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तुमको, अब ये रैंडम है, सिमेट्रिकल सरफेस है, ये नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है भाई। अब इसमें अगर तुमको निकालना है तो कैसे करते हो, तो भी तो छोटे छोटे सरफेस लोगे, है ना, तो भी तो छोटे छोटे सरफेस लोगे, यस और नो, मतलब रैंडम सरफेस है यार, जैसे ऐसे समझ लो। हाँ देखो, मान लो ये पेज क्या है, अभी पेज अपने आप में क्या है, सिमेट्रिकल है,
ये पेज अपने आप में क्या है, सिमेट्रिकल है। मान लो इसको मैंने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद मान लो ऐसे कोई सरफेस आ गई, समझ पा रहे हो, ऐसे कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे तुमको देखना है, इधर से फिर भी ये सिमेट्रिकल लग रही है। अब इस सरफेस का तुमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तब छोटे छोटे सरफेस ही तो लोगे, छोटे छोटे सरफेस का निकालोगे। तो वहाँ भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो भी आप यही फॉर्मूला लिख रहे होगे, तो भी आप ऐसे ही कर रहे होगे। मेरी बात फील, मतलब इस बात को फील कर पा रहे हो आप, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी इसके लिए भी आप यही कर रहे होगे। यहाँ पे ds की डायरेक्शन ये रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज कर ले रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो उस दौरान जो आप लोगे, उस दौरान जो लोगे आप, तो वहाँ भी डी फाई निकालोगे। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू, मतलब मेनली पहले हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ पे आप डी फाई निकालोगे, थीटा मतलब इसको अगर हम निकला चाहे तो क्या लिख देंगे फिर ई इंटू डी एस, और फिर यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस होगा। यहाँ से डी फाई का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, फाई मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझे ई इंटू डी एस मिलेगा, हाँ या ना। थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरे पास आएगा। पर ये किसका है, ये कैसा सरफेस है, कहाँ गया ये सरफेस, ये सरफेस कैसा है, अपने आप में ओपन है ना, ये तो ओपन सरफेस का था, फिर भी आपके सामने रिजल्ट यही मिल रहा है। अरे हाँ ना बोलो, फिर भी यही मिल रहा है ना। तो ये बताओ, ओपन के लिए भी अगर यही इस्तेमाल करने लगोगे, मतलब यही सिंबल यूज करोगे, तो फ़र्क कैसे पता कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया, गोला। गोला से हमेशा याद रखना कि क्या मतलब इसका, क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किया जा रहा है ऑफ द क्लोज सरफेस, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है एरिया का, और एरिया कैसा है, क्लोज सरफेस का एरिया है, ठीक है। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ये बातें कैसे आई हैं। अब चलिए यहाँ से हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले ये ध्यान देंगे, मैं इसको बोल दूँ कि ये ओपन एरिया है, नहीं दिख रहा है, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ओपन एरिया है, ठीक है। आउच गाउच बहुत होगा, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें, देखिएगा आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो मेनली हमें कुछ करना ज़्यादा है नहीं। जैसे कि अगर हमारे सामने आ गया है, ठीक है, ई इंटू एस, तो बस मैं यहीं से कहानी आगे बढ़ाऊंगा। अगेन क्या करिएगा, प्रूफ निकालना होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा और स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करिएगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाइएगा, प्रूफ लेके आइए गॉस थ्योरम का, ठीक है। अब मेनली हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस है, तो मेनली हम लिखना चाहे तो ई इंटू एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे जीरो है, तो ई इंटू एस लिख देंगे, मैग्नीट्यूडल फॉर्म। अब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखने जाएँ इसका, मतलब ई और एस का मैग्नीट्यूड लिखें, तो मेनली एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, कितना होगा सरफेस एरिया, कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अरे हाँ ना बोलिए, स्फीयर है ये, गोला है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मिल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालूँ तो कितनी होती है, यहीं पे निकाल लेता हूँ। ई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ई इज इक्वल टू होता है हमारे सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो ये ई की वैल्यू है और ये क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कि नहीं है। इसी को उठा के कहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए रखिए, तो दिख जाएगा आपको, ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू मैंने रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस क्यू के द्वारा उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए मैंने क्यू लिया है, इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया हमको, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मिल गया कि नहीं मिल गया, यही है गॉस थ्योरम, समझ में आ रहा है। तो ये क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम बना हुआ है, ठीक है ना। यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा गॉस थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब ये गॉस थ्योरम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे से समझ लीजिए इसको। गॉस थ्योरम क्या है, समझ में आ गया भाई। कोई क्लोज सरफेस पकड़ो, उसके अंदर कितना चार्ज है उसको पकड़ो, ठीक, और उसके बाद क्या करो, अगर तुम्हें पता करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो इतना तामझाम छोड़ो, ये पूरा इतना तामझाम करोगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं सीधा तरीका बताता हूँ, क्या तरीका है कि जो चार्ज है उसका एप्सिलॉन गुना कर दो, काम खत्म, तुमको मिल जाएगा इस पूरे का
क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एकदम आसान, एकदम ईजी, एकदम बेहतरीन तरीका बता दिया। इतना तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा आंसर। ठीक है, और उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्फीयर के लिए मैंने मतलब तुमने प्रूफ कर दिया Q/ε0 केवल स्फीयर के लिए ऐसा होगा। कोई भी तुम ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, सबके लिए ही यही होगा। बस तुम चार्ज पकड़ो, उसमें ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, गेम ओवर। टेंशन फ्री होके तुम ये सोच लो कि अब तुमको ज़्यादा सोचना नहीं है कि सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करें, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई तामझाम नहीं, सीधा आंसर। ठीक है बस समझ में? इसका हम बेनिफिट आगे भी उठाएंगे। अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए आसान कर दिया गॉस साहब ने, अभी बहुत कुछ आसान करेंगे। वो बहुत कुछ क्या आसान है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। अगर आप लोग मेरा कौन सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे पढ़े थे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके की सरफेसेस पढ़ी थी। लीनियर सरफेस थी और एरिया वाली थी, मतलब मेनली सरफेस है, लीनियर है, सरफेस है और वॉल्यूम है। लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके द्वारा, मतलब उस तरीके की बॉडी के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये हम लोगों ने देखा था। जहाँ पे हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी का नाम पहली बार देखा था, पहली बार सुना था चार्ज डेंसिटी। जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। लेकिन आपको क्या याद है वो पूरा का पूरा, कि जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था तो वो पूरा का पूरा आया था। अच्छा, वो कहाँ से, किस लॉ के थ्रू हम काम कर रहे थे? कूलॉम्स लॉ के थ्रू, है कि नहीं? कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम लोग लेके आ रहे थे, और जो हमारा फाइनल आंसर था एक्चुअल में इंटीग्रेशन के साइन में बंद पड़ गया था। मैंने वहाँ पे अपने मुंह को बंद रखा था कि मैंने जानबूझ के नहीं बोला कि हमको इसको आगे देखना है। समझ पा रहे हैं? लेकिन उस चीज़ को हम पुनः उठा के लेके आएंगे, और इस बार हम किसके थ्योरम से चल रहे होंगे? गॉस साहब के थ्योरम से उसका आंसर निकालेंगे। जो इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा था ना, छोड़ दिया जा रहा था, इंटीग्रेट हम लोगों ने नहीं किया था, याद होगा आपको। अगर आप एक बार पुनः चले जाइए, पिछला वीडियो देख लीजिए वहाँ पे, जहाँ पे आपको ये पढ़ाया गया है। आई थिंक हमको लग रहा है कि जस्ट इसके पिछला वीडियो ही है जहाँ पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, या हो सकता है कि सेकेंड लास्ट होगा। ठीक है, तो जो भी हो, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड वाला होगा या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्ड। अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन है, मैंने पढ़ाया है तो ये पता है कि किसी ना किसी वीडियो में तो पढ़ाया है। अब आपको देखना भी वही है, वो देख के आइए। जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर रिजल्ट आया नहीं था। उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके से। किसके द्वारा? गॉस साहब के थ्योरम के द्वारा। अगर हम उसको सॉल्व करने लगे, अगर हम उसको सॉल्व करने जाएं तो उस कंडीशन में लगभग 4 पेज लग जाएंगे कूलॉम साहब के अनुसार। समझ पा रहे हैं? मतलब 2 से 3-4 पेज लग जाएंगे, और यहाँ पे 4 लाइन में आंसर देख देंगे। कौन? गॉस साहब का थ्योरम। समझ पा रहे हैं? तो बड़ा डिफरेंस पैदा होगा, तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे सामने ये आ चुका है कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे कि इस क्लोज सरफेस को ही हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस। क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट इट इज़ अ क्लोज सरफेस। और ये क्लोज सरफेस कैसे होगी? गॉसियन सरफेस किस में होगी? 3D में। ठीक है ना, क्लोज का मतलब 3D में तो होना पड़ेगा ना, अदरवाइज 2D रहेगा तो क्या रहेगा? वो ओपन रहेगा। 3D जब तक नहीं रहेगा तब तक वो क्लोज नहीं रहेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, Q क्या है? नेट चार्ज। Q क्या है? नेट चार्ज inside the Gaussian surface। ठीक है, E0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और कितना होता है इसका? तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये यूनिट होती है।
याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मेनली हम ये बात समझेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, कभी भी ये क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये बताइए क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी आर का नाम लिया है, आर मतलब रेडियस ऑफ क्लोज सरफेस होता, लेकिन क्या आर आया है, नहीं। तो कहीं भी क्या नहीं लेना देना इसका, साइज से, कितनी बड़ी साइज है। समझ पर, देखिए यही चीज पकड़िए, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए मेनली ये गॉस के द्वारा जब थ्योरम लाया गया तो इसमें ये कॉन्सेप्ट समझाया गया कि देखो जैसा आप रखोगे, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप कैसा रख रहे हो, मतलब सिंपल समझो, यहाँ पे किस साइज का क्या रख रहे हो, सरफेस रख रहे हो। क्लोज सरफेस की बात कर दी गई है ना, तो क्लोज सरफेस कितना बड़ा है, लंबा है, चौड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो कहीं भी आर दिया गया है, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि क्लोज सरफेस लो, उसके अंदर जितने चार्ज हैं उस चार्ज के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, उस चार्ज के वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको पता चलेगा नेट फ्लक्स कितना होगा। वो कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ना, क्लियर है कि नहीं है। मतलब हम छोटा बॉल ले रहे हैं, उसके अंदर एक चार्ज लिए तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, समझ में आ रहा है। फिर उसी चार्ज को हम बड़े के अंदर रख दें, बड़ा बॉल रखे उसके अंदर डाल दिए, तो भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि यहां से मैं लिख दे रहा हूं, फाई इज नॉट affected by shape of क्लोज सरफेस, ठीक है ना। उस क्लोज सरफेस का शेप कैसा है, ठीक है ना, नॉट शेप यार, साइज कैसा है, ठीक है ना, बड़ा है कि छोटा, ठीक है ना। या मैं इससे लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट टू आर से क्या है, ये स्वतंत्र है, आर से लेना देना इसका नहीं है, ठीक है ना। रेडियस, क्या इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। और भी बातें अगर हम समझे, और भी बातें जैसे कि हम लोगों ने बोला कि भैया जो गॉस सरफेस है, ये तो पहली बात हो गई, सपोज कर लो। दूसरी बात यहीं से पकड़ लो, यहाँ पे मैं दूसरी बात लिख देता हूँ। तो दूसरी बात यहाँ पे ये देख लो कि जो पहले ही बोल दिया गया था कि हमेशा नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, मतलब ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के अंदर मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ठीक है। और एक और चार्ज है Q4 बाहर घूम रहा है, और एक Q5 है, ये भी बाहर है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन अंदर के चार्जेस पे। समझ पा रहे हैं, इन अंदर के चार्जेस को जोड़ दूंगा, Q1 Q2 Q3, समझ में आ रहा है। और इसमें किससे डिवाइड कर दूंगा, एप्सिलॉन से, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के पास, ठीक है। इनसे हमारा लेना देना नहीं है, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दूसरी बात, तीसरी बात समझ लो। तीसरी बात ये समझ लो कि हमेशा जो सरफेस होगा, या सीधा सीधा मैं बोलूँ तो जो क्वेश्चन, मतलब सिंपल ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि आखिर हम लोग क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर वाला नहीं ले रहे हैं, मतलब क्यों आखिर वो इलेक्ट्रिक मतलब बाहर वाले चार्जेस को नहीं गिन रहे हैं, क्या बाहर वाले चार्जेस नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा कर पा रहे हैं। तो मेनली समझो ना यार, केवल अंदर वाले पैदा करेंगे, बाहर वाले नहीं। पहले इस चीज को फील करो, बाहर वाले नहीं करेंगे, इसीलिए उनको नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं तीसरे नंबर के पॉइंट में इसको प्रूफ कर रहा हूँ। अब प्रूफ कैसे कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे Q1 है, तो इस Q1 से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, हाँ या ना, देखना ध्यान से, जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा। मेनली सपोज कर लो, अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। अब हो ये रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इधर से इधर की ओर। अच्छा, ये आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से किधर की ओर होती है, नेगेटिव की ओर, है ना। नेगेटिव से हमेशा किधर की ओर होती है, पॉजिटिव की ओर। या हम लोगों ने सीखा है कि नेगेटिव की ओर आती हैं और पॉजिटिव से जाती हैं। चलो फिलहाल में देखो Q1 को मैंने लिया कि ये दूर जा रही है, दैट मीन्स मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे जा रही हैं, निकल के जाएंगी। अब मैं यार लाने वाला लेके आ जाऊंगा तब तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी ना। अगर मैं ऐसे कर लूँ, पहले ही ऐसे आ रही है सब, तो फिर फंस गया ना मैटर, तब तो ऐसे भी नहीं अंदर आएंगी, ठीक है। तो मेनली ऐसे एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया। अब सुनना ध्यान से, सपोज कर लो कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में अगर हम जस्ट पीछे चले जाएं, गॉस के थ्योरम को नहीं अप्लाई करें, तो हमारा होता है E/s cos थीटा, होता है, यस और नो। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना।
क्योंकि हमको पता है कि ई तो वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा। बस ध्यान से सुनो, मान लो अगर मैं यहाँ पे इस फ्रंट से देखूँ, इस पोर्शन से देखूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन किधर की ओर है? इस डायरेक्शन में है। और एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी कि नहीं होगी? यस और नो? देखो इसी को लेते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पहले समझो, ये है तो ये क्लोज सरफेस है अपने आप में। मान लो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे कोई चार्जर रखा है, ये चार्ज रखा है, ठीक है ना? तो ये चार्ज है। अब इस चार्ज को यहाँ पे पकड़ो। अब इस चार्ज की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। मतलब चार्ज को ऐसे डायरेक्शन में दिखा दो। ये ब्लैक वाला जो मतलब इसका कैप है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन किधर है? इधर की ओर है। तो ये इधर की ओर जा रही है। अच्छा, इस सरफेस को पकड़ो। इस सरफेस का जो एरिया का वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर। यस और नो? एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। तो क्या है, उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, जब मैं इधर आ रहा हूँ, इस वाले सरफेस पे आ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर। वो तो चेंज नहीं होगी, है ना? वो तो वैसे ही रहेगी। ऐसे थी तो अभी भी ऐसे है। इस बार सरफेस की डायरेक्शन किधर है? उधर की ओर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों की क्या है? दोनों की दोनों सेम है ना? ये सर नो? अब थोड़ा ध्यान से देखो, इधर मतलब ध्यान से देखा जाए तो इधर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ऐसे समझ लो, सेम लाइन ली है मैंने। सेम लाइन पे मैं मान लेता हूँ कि इस सरफेस के इस साइड फ्लक्स पैदा हो रहा है φ1, ठीक है ना? जिसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। इधर φ2, उसी लाइन के द्वारा एक और फ्लक्स पैदा किया जा रहा है, वो क्या है? φ2। और मेनली अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर है। अभी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है, लेकिन ध्यान से समझो भाई, कोई भी चीज़ है तो डायरेक्शन तो मायने रखेगी ना दोनों की। अगर देखो, अगर मैं नेट फाई यहाँ पे निकालूंगा, नेट फाई निकालूँ तो क्या होगा? कुछ फ्लक्स इधर की ओर है, कुछ फ्लक्स उधर की ओर है, कुछ फ्लक्स इधर की ओर, कुछ फ्लक्स इधर की ओर। या ऐसे समझो, अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूँ, नेट फ्लक्स तो मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा? ई इंटू एस, मतलब देखना ध्यान से, ई एस कॉस 180 डिग्री होगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एस कॉस 0 होगा। ऐसे सब जगह पे तो करता जाऊंगा, जितना इधर से गई होंगी उतना ही तो उधर से निकली होंगी। तो जितना इधर की हैं वो ई एस कॉस 80 होंगी, और जितना उधर होंगी ई एस कॉस 0 होंगी। मैंने दो को बस लिया है। अब देखो, ई एस कॉस 180 का मतलब क्या होगा? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ई एस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ई एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 0। देखो बाहर वाले के द्वारा क्या हो गया, हमको जो नेट फ्लक्स निकला या सीधा सीधा फ्लक्स मिला वो क्या मिल गया? 0। समझ आया ना? इसलिए बाहर वाले चार्जेस का हम लोग कोई रोल नहीं यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मैंने बोला ना कि अंदर वाले चार्जेस लेने हैं, बाहर वाले चार्जेस लोगे तो 0 है उस कंडीशन में फ्लक्स। तो ये फिर मैं बोल रहा हूँ ना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप पढ़ते हो कि कोई सेल होता है, कोई स्फीयर होता है, तो स्फीयर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कारण क्या है? कि वहाँ पे फ्लक्स ही क्या होता है? 0। अब देखना वो आगे जाके हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बड़ा एक्साइटिंग है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है ये। ठीक, अब मेनली आता है कि हम गॉस को, मतलब गॉस का जो ये थ्योरम है या गॉस का जो ये लॉ है, उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, तो गॉस का लॉ हर जगह मत यूज कर दीजिए, मतलब हर जगह आप यूज भी नहीं कर सकते, ये भी है, क्रिटिकल है अपने आप में। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो जो तरीका था पहले, सिंपल, जब गॉस साहब नहीं थे तो नॉर्मली हम कैसे भी निकाल ले रहे थे, तो वो आसान था। लेकिन गॉस साहब ने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई ना, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। कैसी सरफेस होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, और अंदर के चार्जेस को लेने हैं। तो ये तो दो कंडीशन प्राइमरी कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जहाँ पे आप लगाएंगे तो ही काम करेगा गॉस का नियम। समझ में आ रहा? तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे और भी, मतलब वो कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे हमको लगाना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे तब काम चलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। मेनली कहाँ कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन समझिएगा। चलिए सबसे पहले कंडीशन की बात करें, ठीक है। वेयर वी शुड अप्लाई टू गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जो भी हम सरफेस लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। वहाँ पे आप करिएगा। अगर आपने कोई ऐसी ले ली जो अनसिमेट्रिकल है, समझ पा रहे हैं,
तो फिर आप फंस जाएंगे गॉस नियम को लेके। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ समझिएगा। अब मैं चाहूँ तो फिर से वहाँ पे टाइम लेके उसको बताते जाऊँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है उसको पकड़ लीजिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये है थोड़ा समझ बिल्ड हो जाती है, लेकिन मैं टाइम के अनुसार चल रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल में आप इतना फील करिए कि हमेशा जो सर्फेसेस लेनी है हमको कैसी लेनी है, हमेशा सिमेट्रिकल लेनी है। अगर हम इन अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, कोई रैंडम सरफेस लेते हैं, भाई क्लोज तो लेना ही है। अब वो क्लोज सरफेस कुछ ऐसा है कि अजूबा है अपने आप में, समझ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन में आप उस क्या बोलते हैं, गॉस का नियम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार एक प्रैक्टिकली बात समझो ना। मान लो ये क्या है, कोई ऐसा आपने स्फीयर लिया है जो आप ऊपर से कभी दबा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, समझ पा रहे हैं? तब उस कंडीशन में देखना, यहाँ पे मेरा क्यू है, अब इस क्यू से कुछ क्या होंगी, परपेंडिकुलर तो सब निकलेंगी, लेकिन कुछ कैसी निकलेंगी, कुछ दबी हुई निकलेंगी, कुछ टेढ़ी निकल जाएंगी। वो सरफेस क्या है हमारा, टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो संसार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, समझ पा रहे हैं? तो उसी लिए वहाँ पे हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं डिफाइन कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? चलिए, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक, दूसरी बात, अब ठीक है आपने जो सरफेस ले ली, मतलब क्लोज सरफेस है ना, ये क्लोज है भाई, क्लोज सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक, दूसरी बात ये रखिएगा कि जो आप सरफेस लिए हो, मतलब स्फेयर वगैरह लिए हो जो भी है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर चार्ज जो होना चाहिए या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। दैट मीन्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं डिसकंटिन्यूअस वाली कहानी बना दें आप, समझ पा रहे हैं? वैसे तो मतलब मेरी समझो ध्यान से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको समझिएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज should be what? Not by, should be symmetrical। ठीक है, या सीधा मैं बोलूँ तो जो चार्ज होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, आउटसाइड तो लेना ही नहीं है। तीसरी बात, और कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना है। सिमेट्रिकल होगा, क्लोज सरफेस होगा तो भी हम अप्लाई करेंगे, मतलब सिमेट्रिकल होगा अगर क्लोज सरफेस हमारा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, सिमेट्रिकल तो भी कर सकते हैं। और अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हम लोगों ने उस सरफेस को रखा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जो बार बार बदल रहा है, वेरी कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में भी गॉस थ्योरम एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मतलब गॉस का जो नियम है वो एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी आल्सो यूनिफॉर्म। मैं क्या बोल दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और हर जगह पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बदले ना। ठीक है, अदरवाइज कहानी गड़बड़ा जाएगी। और चौथी बात ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस का एंगल है, सरफेस एरिया का जो एंगल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होगा वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब या तो 0 हो या तो 90 हो, समझ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन में ज़्यादा काम कर रहा होगा कौन, हमारा गॉस का नियम। ठीक है, यानी एंगल या थीटा बिटवीन E and S should be 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ में आया? तो ये 4 कंडीशन है जहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 4 बातें आप याद रख लो। इसके बाद आप गॉस के थ्योरम को, गॉस के नियम को लगाने के लिए आज़ाद हो, फ्री हो। अब आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इन 4 बातों को मानो, फिर आपको गॉस के नियम में कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी, आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से काम करने के लिए नियम बने हुए हैं, मतलब ये कंडीशन दिए गए हैं। अगर आप मानोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, अदरवाइज़ नुकसान आपका है। ठीक है, गॉस साहब ने पहले ही बता दिया। मेरे लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे दिखाया गया है मेनली, सोचिएगा ध्यान से। और ये कह रहा है कि EX इज इक्वल टू इतना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट है। ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, कोऑर्डिनेट है, उसमें एक क्यूब रखा गया है, ऐसे सिंपल समझो, क्यूब रखा गया है, ठीक है। अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं। तो ये कह रहा है कि भैया EX का जो कंपोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन X डायरेक्शन, X कोऑर्डिनेट पे या X एक्सिस पे, वो कितना है, इतना है, अल्फा x पे पावर 1/2। कह रहा है EY और EZ क्या है, 0 है। मतलब ऐसा नहीं कि Y से भी आ रहा है और Z से, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन से रखी है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से है, किस डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में, Y में नहीं है, Z में नहीं है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। कह रहा है कि इधर जो अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू है इधर 800 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कैलकुलेट करो यार, क्या कैलकुलेट करो, टोटल फ्लक्स उस पूरे क्यूब के ऊपर। और इसके बाद क्या कर रहा है, द चार्ज विद इन द क्यूब, उस क्यूब के अंदर। चूंकि यार ये बताओ कि इसके पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे गुजर रही हैं, तो सीधी बात है ना, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज होगा, बिना चार्ज के तो काम चल नहीं रहा होगा। यानी यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैदा हो रही हैं एक्स डायरेक्शन में। ऐसा इसने बोला है, मैंने नहीं। तो बोल रहा है कि उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो बता दो। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो, दूसरा चार्ज बता दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जेड डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 0 दिया है, समझ पा रहे हो कि वाई से नहीं आ रही हैं, जेड से नहीं आ रही हैं, जेड से नहीं आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं किया है। हमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है मुझे, तो मैं पहले तीनों डायरेक्शन में देखूंगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मिली ये जब गुजरेंगी तो ऐसे ही गुजरेंगी, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमेशा ऐसे ही जाएंगी, ठीक, बिल्कुल सर। अब एक बात समझो, अगर हम एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, यानी EX निकालना चाह रहे हैं, सॉरी फाई एक्स, क्या निकालना चाह रहे हैं, फाई एक्स, तो फाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाई एक्स, सर EX कितना है इनटू फिर एरिया ऑफ, सॉरी एरिया कितना है, यही है ना, एरिया कितना, यही तो देखेंगे। तो मेरे लिए एरिया यहाँ पे कितना होगा, सर एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया है SX, ठीक है, तो SX हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा पूरा का पूरा, है या ना। इसमें कोई दुविधा है तो बताइए, नहीं है। वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में तो ये देखो यार, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, पहली बात। चलो वाई डायरेक्शन में हम एक्स के रिस्पेक्ट में देख लें, ये तो मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्स डायरेक्शन में है ना। अच्छा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में क्या है हमारा, अगर मैं एरिया का वेक्टर निकालूं तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, बीच में कैसा एंगल बना 90, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, ऐसा नो क्या होता है ES cos 90 होगा। यहाँ पे क्यों ये आ गया, बिकॉज cos 0 आया था, है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट पुट कर दिया। यहाँ पे cos 90 का मतलब यहाँ पे वैल्यू 0, तो यहाँ पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा, यानी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर ये 90 बन रहा है, तो जेड में भी क्या होगा 0। तो याद रखेंगे फाई वाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, सॉरी जेड क्लियर है, हाँ या ना। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ये तो आगे के सरफेस पे आपने देखा, इस सरफेस पे सरफेस बात करें, अभी तो हम लोगों ने ओवरऑल बात की। इस सरफेस पे ये होगा भैया, एरिया का जो डायरेक्शन होगा, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अच्छा मैं जस्ट इसके अपोजिट सरफेस पे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगहों पे पैदा हो रहा है, एक तो आगे वाले सरफेस पे, एक तो पीछे वाले पे। ऊपर वाले पे होगा नहीं, नीचे वाले पे होगा नहीं, आगे वाले पे होगा नहीं, पीछे वाले पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे, मतलब ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, इस साइड को, मतलब मैं मान लूँगा ऐसे, मैं मान लेता हूँ ये राइट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले सरफेस पे कितना पैदा और हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और राइट साइड पे कितना पैदा हो रहा है। तो मेरे लिए हमको क्या निकालना है, फाई निकालना है। अब ये फाई क्या होगा,
फाई किसके बराबर होगा, फाई एल प्लस फाई राइट, ऐसा ना। राइट में कितना फाई पैदा हो रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और लेफ्ट में कितना पैदा है, यही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है। अब मेनली फाई एल निकालूं मैं, तो फाई मतलब फाई एल क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, यस और नो। तो फाई एल अगर मैं निकालूं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स इंटू एस एक्स होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं, क्या इसमें कोई दुविधा है, अगर है तो बताइए, नहीं है। प्लस ध्यान देंगे फाई आर है, तो फाई आर की कंडीशन में देखो ये राइट साइड में है, तो अच्छा देखना ध्यान से, ये सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं, ऐसे सीट बनाता हूँ, ऐसे सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम लोग देख पाओगे, एक तो फाई इधर की ओर है, ये मेरा राइट वाला फाई है, और ये मेरा लेफ्ट वाला फाई है, ठीक है। अब मान लो एक डायरेक्शन, अगर मान लो इस वाले को मैं प्लस लेता हूँ, तो ये वाला ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ये समझो, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा ई एक्स एस एक्स कॉस 0 होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई एक्स एस एक्स कॉस 180 होगा कि नहीं होगा। इसको सही तरीके से लिख दो, तो ये हो जाएगा ई एक्स एस एक्स कॉस 180 होगा कि नहीं होगा। देख पा रहे होगे, हाँ या ना, जो मैं समझा दिया आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे लिख दो, लेफ्ट साइड में क्या है, कॉस 180 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ई एक्स एस एक्स कॉस 0, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, ई एक्स एस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हो गई ना, तो वो लगा दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ई एक्स एस एक्स, ठीक है, ई एक्स इंटू एस एक्स। कोई दुविधा नहीं, गुणा लगाइबे नहीं करते हैं, डॉट लगाते हैं, है ना, तो वो भी उसी में मिक्स हो जा रहा है। अब मैं इसको मिटा दूँ, चलिए। अब ई एक्स की वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता, ये बताइए। ई एक्स की वैल्यू तो पता है, ई एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है सर अल्फा एक्स पे पावर 1/2। अब ये x है क्या, x इज द डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस एट x एक्सिस, है कि नहीं है। तो ये किधर की ओर है, लेफ्ट साइड वाला है ना भाई, ध्यान देना, लेफ्ट साइड मतलब ये वाला है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है ना। इस कोऑर्डिनेट से x एक्सिस पे कितनी डायरेक्शन चलेंगे हम लोग, a। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर 1/2 इंटू एस एक्स यानी एरिया। एरिया क्या होगा, ये क्यूब है ना भाई, तो क्यूब के एक सरफेस का एरिया क्या होता है, एरिया मतलब क्या होता है, जो साइड दी गई है, चूंकि क्यूब है तो हर साइड बराबर होगी, तो एक का मैं लूंगा, तो अगर ध्यान से समझो तो क्यूब जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्क्वायर से, है ना। इसका हर एक सरफेस स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे आओ ई एक्स, अब ये वाला ई एक्स क्या है, राइट साइड वाला है ना, यानी इस सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ से आया ना, तो इसका इस कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है, ये ए और ए, टोटल कितना हो गया, 2a पे ये मिल रहा है ना, ये बॉक्स कितने पे मिल रहा है, 2a पे। ऐसे समझ लो, ये चार्जर है, ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है, ऐसे पुट कर दिया, ऐसे पुट कर दिया, मेरे समझो। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये पोजीशन पे, ये वाला जो सरफेस है इसका कितने पोजीशन पे, ऐसे पकड़ो, ये वाला सरफेस कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, ए दूरी पे मिल जा रहा है इस कोऑर्डिनेट से, और ये वाला जो सरफेस है राइट वाला, ये कितने पे मिल रहा है, एक ए और बढ़ने पे, यानी 2a। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अगर हम ई एक्स की वैल्यू रखें, तो ई एक्स की वैल्यू तो अभी भी क्या होगी, अल्फा इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, 2a रखेंगे ना, और 2a पे पावर 1/2 इंटू एस एक्स क्या हो जाएगा, फिर से उस सरफेस का हमको क्या कर देना है, मतलब उस सरफेस का एरिया निकालना है। तो ये भी क्या है, क्यूब का है, और क्यूब किससे मिलकर बनाता है, स्क्वायर। इसमें हर एक सरफेस का जो एरिया होगा क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ कॉमन वामन हो सकता है क्या, बिल्कुल, ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, अल्फा कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लो, तो अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा है उसको ले लो, मतलब अंदर जो बचा है तो वो बचा है हमारे पास 2a पे पावर 1/2, ये प्लस में तो थोड़ा उसको पहले लिख लेते हैं, इसको माइनस वाले को बाद में ले लेते हैं, तो माइनस अल्फा ए पे, सॉरी अल्फा तो गया, ए पे पावर 1/2 हो गया। अब मेरे लिए समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से a/2 कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, हाँ या ना। तो अल्फा ए पे पावर स्क्वायर इंटू ए पे पावर 1/2, ये भी तो कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या है, अच्छा ये देखना, ये पूरा 2a पे पावर 1/2 था, तो अगर मैं लिखना चाहता इसको, अच्छा एक बार एक स्टेप के बाद कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये पावर दोनों को दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 पे पावर 1/2 इंटू ए पे पावर 1/2 और माइनस ए पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ। चलिए वेरी गुड।
अल्फा ए स्क्वायर ऐसे रहेगा इंटू यहाँ पे a/2 अब कॉमन ले लो, तो a पे पावर 1/2 ले लिया कॉमन, और 2 पे 1/2 का मतलब √2 - 1। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 और 2 ऐड कर देंगे, 2 × 2 = 4 और 1 5, यानी अल्फा पे a पे पावर 5/2 हो गया, और अंदर क्या बचा है √2 - 1, √2 - 1। अच्छा, √2 की वैल्यू होती है कुछ, क्या होती है 1.4, चलिए ठीक है 1.4 रखते हैं, समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, अब देखिएगा ये 1.4 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको अल्फा a पे पावर 5/2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इंटू 0.4 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दी गई है, कुछ दी गई है वैल्यू। अल्फा की वैल्यू तो दी गई है, बट ए की वैल्यू नहीं दी गई है। ए की वैल्यू आई थिंक दी है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन हमको देखने दीजिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ए की वैल्यू दी गई है, एक बार देख ले रहा है, बिल्कुल दी गई है। ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये ए की वैल्यू है। ए = 0.1 मीटर, ठीक है ना भाई। अल्फा जब ऊपर दे दिया तो यहाँ पे यही होगा ना, उतना कॉमन सेंस तो मेरे पास था, लेकिन मैं लगा नहीं पाया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं 800, ठीक है ना। ए की वैल्यू 0.1 के ऊपर 5/2 इंटू 0.4, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 0.4 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, मिली 0.4 को आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। तो सर 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से कितना हो जाएगा, मेनली समझिएगा ध्यान से। हाँ 1 0 से अगर हम देखेंगे तो 8 80 और ये गुणे 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और मेनली 0.1 पे पावर 5/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत कम हो जाएगी। दैट मीन्स अप्रॉक्स 0 मतलब कुछ आएगा 0.00, बिकॉज देखो यार 0.1 का स्क्वायर करना है इंटू 0.1 का अंडर रूट भी करना है, यही तो है। तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, है ना, सॉरी 0.01 हो जाएगा, इंटू इसका करोगे तो निकल के कितना आएगा, तो यहाँ भी 0.01 ही आएगा। समझ पा रहे हो, मेनली फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा, ठीक है। समथिंग समथिंग मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे तुमने माइनस किया है, यहाँ पे 1 4 डाल लो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 414, यहाँ पे 414, थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए बस मैंने डाला है, अदरवाइज आप चाहो तो वहीं पे कर सकते हो। चलिए हटा देते हैं, 1.4 ही रहने देते हैं, डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ, ये 0.4 है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे तो ले देके मतलब यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा 0.00 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.05 N/m², सॉरी N/, व्हाट इज द मीन्स, यहाँ पे यूनिट क्या होगी फ्लक्स की बताओ, N/कूलम होगा। N/कूलम किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इसका क्या होगा वोल्ट इंटू मीटर, या क्या होगा N/m²/कूलम। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है नेट चार्ज कितना होगा, ये भी तो है कि इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, तो क्या निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे बता सकते हैं कैसे, गुड, गॉस का लॉ। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, छोटे से ब्रैकेट के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं, फाई = Q/ε0। फाई की वैल्यू कितनी है 1.05 है, ये आप खुद कर लीजिएगा, 1.05 है। क्यों वैसे रहेगा, ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके हवाले है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे चीज़ें को करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप कर भी लेंगे। ओके, तो आज की जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं आपने अच्छे से समझी होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो फिर हम पूरे गॉस लॉ का एक अलग ही इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पिछले क्लास के अंदर मतलब जो कूलॉम लॉ के अनुसार नहीं कर पाए थे, मतलब इंटीग्रेशन के साइन में हम लोगों ने छोड़ दिया था, अब हम उसी को यहाँ से एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एमर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।